ये पेज नंबर 1 श्रोडिंगर wave equation for particle in one dimensional box। तो ये टॉपिक का नाम है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी हमको करना है। कोर्स आउटलाइन में यही बात लिखी हुई है। दिस इज वन ऑफ बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं SWE, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता और इस बॉक्स की जो लिमिट है, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x a है। यानी ओवरऑल इस बॉक्स की जो विड्थ है वो स्मॉल a है। इस बॉक्स की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, इनफिनिट है। और जो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0। बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ x डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ये हाइट की वजह से होती है, ड्यू टू हाइट। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसकी हाइट है ही नहीं, वो तो बस 1 डायमेंशन में, यूं समझो फर्श पे रेंग रहा है, कोई YZ डायमेंशन में नहीं जा रहा। और आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा हाइट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डब्बे में से बाहर नहीं निकल सकता। तो जो डायग्राम हमने बनाई है इसके नीचे इसका कैप्शन लिख दें कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल in one dimensional box। तो अभी जो बातें हमने की हैं इनको हम एक पॉइंट की सूरत में लिख देते हैं। कंसीडर ए पार्टिकल say an electron of mass m moving in a one dimensional box of width a along x-axis as shown in diagram। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन पहले लिखनी है और जो ये डायग्राम बनाई है इस डायग्राम को इस जगह पे बना देना है, कुछ इस तरह करके। वो हमने पहले डायग्राम समझने के लिए बना दी इस तरह करके। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है इन्फिनिटी, आउटसाइड द बॉक्स भी इन्फिनिटी, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0 और ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ x इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू a और इसकी विड्थ स्मॉल a। द बाउंड्रीज, तो इनके बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी?
जो बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी क्योंकि वहां पर हाइट नहीं है। इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कोई हाइट नहीं, ये एक्स डायमेंशन में बस यहीं पर रेंग रहा है इस जगह पे, यानी यहाँ पर मूव कर रहा है। जी जी। जैसे कोई बॉल फर्श पे गिर के हरकत करने लग जाए, एक कमरे में एक बॉल फर्श पे, जिसे कहते हैं रोड़ना, बॉल को रोड़ दें फर्श पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर होती है जहां पर हाइट का फैक्टर हो। जी जी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पे भी जीरो है। द बाउंड्रीज द बाउंड्रीज ऑफ बॉक्स आर x is equal to 0 and x is equal to a. The height of walls at x is equal to 0 and at x is equal to a are infinite. नहीं, बहुत ज्यादा हाइट है। The potential energy जिसको हम P से यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, इनसाइड the box is 0 this electron can move without any restriction, any pabandi, without any restriction inside the box. इस डब्बे के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इनसाइड द बॉक्स। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। Anyhow, the potential energy at the walls and outside the box is infinity, यानी कि बहुत ज्यादा है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। इट मीन क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉक्स में से बाहर नहीं निकल सकता। इट मीन्स द पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन है, द पार्टिकल इज फुली confined within the box and it cannot escape from the box by crossing the walls of infinite height, यानी हाइट, इन्फिनिट हाइट की वॉल्स को क्रॉस करके ये बॉक्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉक्स में से बाहर नहीं निकल सकता। यहां तक तो हमने कर लिया। अब हम देखें कि कल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी, तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पर यूज होने वाली है। When particle is moving in 1D box, in one dimensional box, then Schrodinger wave equation is, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने की है वो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देनी है। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर
E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। As potential energy is 0, so V is equal to 0। V का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन नंबर 1 becomes d square psi over dx square plus 8 pi square m over h square। v तो 0 हो जाएगा, तो E psi इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो ये वाला फैक्टर है, इसको हम, ये सारे कांस्टेंट हैं, 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, हम एनर्जी को भी कांस्टेंट मानकर इसको एक और कांस्टेंट के का स्क्वायर दे देते हैं। कैसे? लेट्स सपोज 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। Equation 2 becomes, या equation 2 can be written, equation 2 can be written as d square psi over dx square plus k square psi is equal to 0, और ये equation 3। तो equation 3 से आगे चलते हैं। सर ये K2 के बारे में फिर से एक दफा बताइएगा, ये चूंकि कांस्टेंट है इस वजह से आया उसकी जगह पे। ये ना, ये वाले 8 भी कांस्टेंट है, पाइप स्क्वायर भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो हमने इन सब कांस्टेंट्स को एक 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 करके लिखने के बजाय हमने इन सब कांस्टेंट को बराबर सपोज कर लिया एक और कांस्टेंट के स्क्वायर के। मैं समझ गया इनको, ठीक है। बिल्कुल, जैसे किसी क्लास में 20 बच्चे हों, 20 स्टूडेंट हों, तो हम एक एक का नाम लिखने के बजाय हम कह देते हैं 20 स्टूडेंट्स। जी जी एक नाम दे दिया, इन सबको एक नाम दे दिया के स्क्वायर का। अब इक्वेशन 3 ये थी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 थी। अब यहाँ पर एक और बात हमको समझनी है कि जो इक्वेशन 3 है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक मैथमेटिक्स की बात है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। अब एक तरीका तो ये है कि मैथमेटिक्स यूज किया जाए, मैथमेटिक्स यूज किया जाए और इक्वेशन 3 का वो सारे स्टेप करके जो सॉल्यूशन है वो निकाला जाए। लेकिन वो काम हम नहीं करेंगे क्योंकि हम मैथमेटिक्स के लोग नहीं हैं। अब मैथमेटिक्स वाले सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन उन्होंने निकाला है, हम उस सॉल्यूशन को डायरेक्ट यहाँ पर यूज करना शुरू कर देंगे। अब कैसे? कुछ ऐसे कि लेट psi is equal to a sin kx प्लस b cos kx, इसको इक्वेशन 4 कह दें। यानी इस इक्वेशन में जो साई है हमने इसको इसके इक्वल सपोज कर लिया। कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, इसके इक्वल ही क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन 3 एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथमेटिक्स में एक सॉल्यूशन होता है और इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है।
तो इसलिए हमने साई को इसके इक्वल सपोज कर लिया। ये एक पॉइंट है। इस टॉपिक में 2-3 पॉइंट हैं जो हमको ख्याल करना है। 3 से 4 में आते वक्त ये साई को हमने इसके इक्वल्स, ये क्योंकि इसकी जब इसको जब हम हल करते हैं तो ये आंसर आता है। यानी इसका डिफरेंशिएट अगर लें ये इक्वेशन 3 का तो फिर ये आएगा। हाँ, इस इक्वेशन 3 का जब हम इसका डिफरेंशियल लें और सारा सोल्यूशन निकालें तो फिर ये आएगा। ये मैं बाद में इसका आपको सोल्यूशन भी भेजता हूँ कि कैसे आता है, लेकिन ये इसको करना नहीं है सोल्यूशन, वरना फिर ये टॉपिक 6-7 पेज और हो जाएंगे और हमसे गलती हो जाएगी। हमसे ये सोल्यूशन फिर भी शायद ना आए क्योंकि हम मैथमेटिक्स वैसे नहीं जानते। तो हेयर A, B and K are constants. In order to determine the value of constant K, let us apply the boundary, let us apply the boundary conditions in equation 4. अब बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन ये है कि अगर हम शुरू में ये वाला डिब्बा देखें तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो साई है वेव फंक्शन, ये 0 है। उसकी वजह यह है कि वेव फंक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये वेव फंक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिब्बे में कहीं भी मूव करेगा, यहाँ भी मूव करेगा, यहाँ भी मूव करेगा, यहाँ भी मूव करेगा, लेकिन ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन, यहाँ पर मूव नहीं करेगा। इसको ऐसे समझें कि एक खाली कमरा है और आप कमरे के दरमियान में बैठे हैं और आप कमरे से बाहर जब जाना चाहें या तो आप कमरे के दरमियान में कहीं मूव करेंगे, दीवार के साथ चिपक चिपक के नहीं चलेंगे। किसी बंदे को कहा जाए कि कमरे में चक्कर लगाओ तो वो कमरे में चलेगा, दीवार को चिपक चिपक के नहीं चलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस डब्बे की वॉल के बिल्कुल करीब मूव नहीं करेगा, इस x इज इक्वल टू 0 पर भी मूव नहीं करेगा, x इज इक्वल टू a पर भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि तो डब्बे की दीवार के साथ है। हाँ, बीच में यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ पर कहीं भी मूव कर सकता है। एंड इस एक्सट्रीम लेवल पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है, जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो उसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड नहीं होगी और उसका वेव फंक्शन फिर नहीं होगा, यानी वेव फंक्शन 0 होगा। तो यूं लिख लें कि साइज इक्वल टू 0 यहाँ भी और साइज इक्वल टू 0 यहाँ भी। साई असल में वेव मोशन, साई वेव फंक्शन है और वेव मोशन यूं समझ लें कि ये वेव मोशन को जाहिर करने वाली कोई क्वांटिटी है। एक्चुअल में साई का कोई मतलब नहीं है। साई स्केयर का एक मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है। इस हिसाब से साई को भी यूं समझ लें कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वहां पर साई होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वहां पर साई 0 होगा। अब इलेक्ट्रॉन सेंटर में होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन दीवार के साथ नहीं है इलेक्ट्रॉन। ये हमारी भी ये सिंपल है कि हम कमरे में खाली कमरा होगा तो दरमियान में हरकत करेंगे, दीवार के करीब हरकत करेंगे, दीवार के करीब करीब होंगे, लेकिन चिपक दीवार को चिपक चिपक के नहीं चल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन का भी यही सीन है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है तो साई यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। हाँ, बीच में साई की वैल्यू है कोई ना कोई, यहाँ भी साई की वैल्यू है, बीच में कहीं भी साई की कोई ना कोई वैल्यू है। तो पहली कंडीशन ये हुई कि जब x 0 है तो साई भी 0 है। अब इसको इक्वेशन 4 में इस बात को पुट कर दें
तो मैं साई की इक्वेशन 4 को देखिए, मैं साई की जगह पे 0 लिख देता हूँ, ए साइन के, एक्स की जगह पर भी 0 लिख देता हूँ, प्लस बी कॉस के, इस एक्स की जगह पर भी 0, 0 इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0। कॉस 0 बराबर होता है 1 के, और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। 0 के। तो इसको हम पुट कर देंगे कैसे, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस बी कॉस 0 1, तो इस तरह से। तो 0 इज इक्वल टू जबरदस्त। बी, यानी बी की वैल्यू आ गई 0। अब इस b की वैल्यू जो 0 आई है, इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दें। पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 बन जाएगी साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। कैसे बनी है ये देखिए, जब आप b इज इक्वल टू 0 पुट करोगे इक्वेशन 4 में, तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, सिर्फ साई इज इक्वल टू a जी जी। साइन के एक्स बचेगा। तो बस साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि एट x इज इक्वल टू a, यहाँ भी साई 0 है। अब इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दें। पुट, ये सेकंड कंडीशन है, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी, ये वाली, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये इक्वेशन 4 है। उसको यहीं पुट कर देते हैं, सामने लिखी रहेगी एट x is equal to at x is equal to a, psi is equal to 0, put in equation 4। तो इक्वेशन 4 ये हो जाएगी 0 is equal to a sin के a प्लस, इस b की जगह 0 लिख देता हूं क्योंकि b की वैल्यू 0 हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन 4 में साई की जगह पर तो मैंने 0 लिख दिया, इस x की जगह पर मैंने a लिख दिया, जी जी समझ गया। इस b की जगह मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया और ये 0 हो गया, और ये इक्वेशन हो जी गई। एक्सीलेंट। अच्छा, तो 0 इज इक्वल टू a साइन के a प्लस 0, यानी यूं कह सकते हैं a साइन के a इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, ये बड़ी तवज्जो से समझेगा इस बात को। यहीं तक कर लें, इसको नेक्स्ट में कर लें, क्या राय है? ठीक है सर, बाकी कल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक, ये अभी कर लें, जैसे आप कोई मशवरा दें। अगर लेंथ या तो कल कर लेंगे। थोड़ा सा लेंथ, इतना लेंथी नहीं, जितना हो गया है इससे चलो फिर कल ही कर लेंगे। कुछ इतना ही बन रहा है। ठीक है, इसको ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह। ओके सर, अल्लाह।